अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। आज़ाद कश्मीर का सियासी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है और हुकूमती इत्तेहादी ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस वक्त ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 और महाजरीन की 12 यानी कुल 20 नशस्तों पर वोटिंग हुई, जिनमें से 18 नशस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज अब तक सामने आ चुके हैं और इन नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 13 नशस्तें जीतकर मैदान मार लिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ 5 सीटें आई हैं। अगर अब तक के दोनों मरहलों के मजमूई नताइज पर नज़र डाली जाए तो मुस्लिम लीग नून ने 22 सीटों की वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली है, जबकि पीपल्स पार्टी को यहाँ बड़ा धचका लगा है। अलबत्ता इंतखाबात के तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न की 11 नशस्तों पर पोलिंग होगी और नून लीग को हुकूमत बनाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों की ज़रूरत है। लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं है। मरकज़ में नून लीग की बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से साफ इनकार किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकालने के संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा भी किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने पार्टी की मरकज़ी क़यादत को नताइज मुस्तरद करने और इंतखाबात के तीसरे मरहले का मुकम्मल बॉयकॉट करने का मशवरा दिया है। यही नहीं, एक और हुकूमती इत्तेहादी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इंतखाबात का मुकम्मल बॉयकॉट करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। दो अहम तरीन इत्तेहादी जमातों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात और बॉयकॉट से इंतखाबात की आखिर क्या साख रह जाएगी और क्या इसके नतीजे में बनने वाली का इक़्तिदार पायदार भी होगा या नहीं, और मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में महसूस किए जाने वाले ये जो सियासी झटके हैं इनका इस्लामाबाद पर क्या असर होगा, इस सब को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदोखेल साहब और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला राना साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मंदोखेल साहब, आपका जो नुक्ता एतराज़ था वो बुनियादी तौर पे पहले मरहले में भी यही था और दूसरे मरहले में वो एड्रेस नहीं हुआ, और शायद यही वजह है कि राजा साहब कहते हैं कि आपको तीसरे मरहले का बॉयकॉट कर देना चाहिए। गो के पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कभी भी इलेक्शन बॉयकॉट के हक में नहीं रहते। आप समझते हैं इससे बेहतर स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि आप ये कहें कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में गाली है, इसके अलावा भी कोई रास्ता निकल सकता है? देखो, यकीनन मेरी ज़ाती राय भी ये है कि इलेक्शन का प्रोसेस का बायकॉट नहीं करना चाहिए। 1985 में जब हमने बायकॉट किए तो आज तक उस नासूर को हम भुगत रहे हैं। तो इस इलेक्शन बायकॉट का तो मैं ज़ाती तौर खिलाफ हूँ। पार्टी जो मरकज़ी क़यादत फैसला करेंगे उनका अलग है। लेकिन अब रहा क्या इलेक्शन में, पहले मरहले में जो हरकतें, जो करतूत, जो औकात, जो धांधली, जो फ्रॉड वो जाहिर करना था, वो तो मरियम बीबी ने दिखा दी ना आवाम को सारे कि ये है इलेक्शन में। दूसरे मरहले में फिर हमने रिक्वेस्ट की कि खुदारा जो पहले मरहले में वो रिपीट ना हो। अब रह गया आखिरी मरहला। मैं ये कहता हूँ आखिरी मरहले में आप जोर लगा ले, और मैं उसको बोलता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा मुगल को, चीफ इलेक्शन पटवारी को, कि आपको फॉर्म 47 पहले से तैयार रखा होगा, आपने दे दे। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत को ये मशवरा दूँ, आप बाइकाट न दे। वहाँ पे तो नून लीग के उम्मीदवार घरों से नहीं निकल सकते। तो ये मरहला भी गुजर जाए, पता भी चल जाए कि नून लीग कितना पानी में, कितने ये बड़े 30 मारखान है। CCD की मदद से तो ये कत्ल गारत भी करते हैं। कल भी हमारे कारकुन को शहीद किए, पहले मरहले में भी शहीद किए है, और आगे भी पंजाब में जो कत्ल गारत की है मुखालफी टीम की, वो भी आपके सामने है। तो मैं ये कहता हूँ ये आखिरी मरहला भी गुजर जाना चाहिए ताकि मजीद एक्सपोज हो जाए और मजीद आवाम को ये ज़ियाउलक की भयानक चारा जो ना इनकी सूरत में आवाम के सामने आ जाए। शुमाइला साहब, अब पहले मरहले से ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी कहती रही है कि आप लोग जो इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, बसेस, फॉर्म 47 का ताना, आप समझते हैं कि अगर नून लीग ने, आपने यही पैटर्न आज़ाद कश्मीर में अपनाया है तो कादिर मंदोखेल साहब फिर आपके मुकम्मल एक्सपोज होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि फिर ये और तहरीक इंसाफ शायद अलाइन हो के हम आवाज़ हो के बताएं कि आपकी हकीकत क्या है? पैटर्न क्यों नहीं बदल रहा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब, आपने मुझे बड़े इंतहाई इशू के ऊपर और बड़े अहम इलेक्शन के बारे में बात करने के लिए मदऊ किया। बात ये है कि देखें, ये जो इलेक्शन है ये अपनी नौइयत का बड़ा हसास और बड़ा अहम इलेक्शन था, और इस इलेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी आप समझ सकते हैं, इसकी ग्रेविटी ऑफ मैटर एंड सेंसिटिविटी भी आप इसकी देख सकते हैं कि इसको भारत जो है वो वहाँ से फंडिंग कर रहा है
और कश्मीर का जो अमन है उसको तबाह करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए, और उसके पीछे जो एक ही जो नुक्ता है वो ये है उनका यकनिकाती एजेंडा कि किसी तरह कश्मीर को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर तो क्या, हम वो तो हमारा है ही, हमारा तो जम्मू कश्मीर भी हमारा है, हमारा अटूट अंग है, वो हमारा हिस्सा है जो कि उन्होंने कब्ज़े में रखा हुआ है, लिया हुआ है। और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे आपका जो भारत, आपका जो दुश्मन है, वो अपनी शिकस्त को अभी तक उस तरह से तस्लीम नहीं कर सका और मेंटली इसको माना नहीं, और वो कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई प्रॉक्सी वार कहीं ना कहीं से, कभी अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, कभी कश्मीर में इस्तेमाल करते हुए, कभी बलूचिस्तान के अंदर वो अपना उनके जो एलिमेंट्स हैं वो उसके ताने बाने नज़र आए। तो मैं यहाँ पे ये समझूंगी कि इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जैसी जो एक बेचोर जमात है, उसको ये जो कुछ भी हो रहा है और हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। एक तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे अगर बात करें तो इनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत थी वहाँ पर, और इनकी हुकूमत के बावजूद वहाँ पर दंगा फसाद होना इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और कश्मीरियों ने, मुहाजिरीन ने इन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। उसकी वजह, बेसिक रीज़न यही है कि ये डिलीवर नहीं कर पाए, ये परफॉर्म नहीं कर पाए, और अब इनकी परफॉर्मेंस पे देखते हुए इनसे वो चीज़ें टैकल नहीं हुई, तो अवाम ने अपना मसीहा मुस्लिम लीग नून को समझा और मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। आज हमें अगर वोट मिला है तो हमें ये धांधली का, हमें ये फॉर्म 47 का ताना देते हैं आप। लेकिन आप समझते हैं कि इनकी कारकर्दगी का मसला है? मंदुखेल साहब, क्या वजह रही कि अभी जिस तरह से शुमाइला साहिबा रेफरेंस दे रही हैं, भारत को हमने जो है वो नाकों चने चबवाए, शिकस्त दी, फिर वो जो डेलीगेशन था वो तो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में दुनिया भर में गया, वो तो पाकिस्तान का मुकदमा, उसमें हम सब एक आवाज़ हैं। वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुजफ्फराबाद में बैठ के शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं, नून लीग उनके लिए गाली है, और नून लीग के लिए बिलावल भुट्टो बानी पीटीआई के बराबर हैं। ऑल्दो के बानी पीटीआई भी जो है वो किसी तरह से उनको इस तरह से रेफ़र नहीं करना चाहिए कि वो खुदा न खास्ता कोई तीसरे दर्जे की मखलूक हैं या कोई गाली हैं सियासत में, लेकिन खैर हमारे यहाँ ये भी एक शेवा है। ये इतनी चीज़ें शिफ्ट कैसे हो गई आपके लिए एग्जैक्टली? आपकी इलेक्शन कैंपेन में कुछ गलत हुआ? उबैदुल्ला सिद्दीकी साहब यकीनन बानी पीटीआई इमरान खान साहब भी हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, लेकिन जिस दिन बिलावल साहब ने सियासी मोर्चा संभाल लिया तो इमरान खान क्या सबको भूल जाएंगे ये कि ये पार्टी है कौन सी? ये हमारी गुरिल्ला जमात है, हम सियासी खुदकश जमात है, हम वो जमात है जो हमने मार्शल लॉ को जो है लात मार के बाहर निकाला, हमने वो जमात है कि हमने फांसी चढ़ते हुए और कोड़े खाते हुए भी जी बुड्ढों का नारे लगाए। ये मच्छर काटने वाले, एक मच्छर से आंसू निकलने वाले और फिर जहाज की सीट से बांध करके ये मुल्क से भागने वाले, ये हमारे मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? और फिर शमाइला बीबी कहती है कि हमने कारकर्दगी का नारा तो आपने जीबी भी लगाया है कि आपको लाहौर चाहिए या कराची, तो जीबी वालों ने बता दिए कि हमें बिलावल का कराची चाहिए, सीसीडी का लाहौर नहीं चाहिए। फिर आपने कश्मीर में भी आप कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन मुल्क भारत उसमें फसाद कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि आप मोदी का एजेंडा लेके आप कश्मीर को पाकिस्तान से अलग कर रहे हो, क्योंकि आपके बुज़दिल वज़ीर दिफा का बयान जो भारत के साथ जंग में न जाने किस सालात में किस नहर में चढ़ी पहन के नारा था, उस वक्त भी बिलावल भुट्टो एज मैंने दुनिया में सफारतकारी कर रहा था, चाहे वज़ीर दिफा की हैसियत से, वज़ीर खारजा की हैसियत से और वज़ीर इत्तलात की हैसियत से, और दुनिया भर को हिंदुस्तान का मकरू चेहरा दिखाया। और फिर मैं ये कहूँगा कि फील्ड मार्शल और कमांडर तो फौजियों के साथ बॉर्डर पे भी नजर आया है, टैंकों के भी नजर आया है, और ये बुज़दिल वज़ीर दिफा किस नहर में नहा रहा था, जरा एक फुटेज तो दिखाते जहाँ ये फौजियों के साथ खड़ा था। और माजी में जो उसने फौज के बारे में इसी कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो गाली गलौज किए वो भी आवाम अच्छी तरह याद है, इतनी यादाश्त कमजोर नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मोदी जो है ना कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर रहे, नवाज शरीफ और मरियम अलग कर रही है कश्मीर को, क्योंकि जिस तरह राना सल्लल्लाहु ने बोला कि 10 सीटें हमारी जेब में, कल जो है ना वो गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल्ली ने उसकी जेब में डाल दिया आपके सामने।
मेरे हल्का जो कराची में माजरीन का सीट है LA 40 बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट की माड़ी में, वहाँ पे खुद मैं सारा दिन मौजूद था। पीपल्स पार्टी ने लिए 190 में से 175 वोट, नून लीग और MKM ने दोनों मिलकर 9 वोट लिए, जमा इस्लामी में 3 वोट लिए। आपके पास नहीं है रिजल्ट तो मैं आपको भेज देता हूँ। तो कहाँ 175, कहाँ 9 MKM समेत। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ CCD की गुंडागर्दी से, इनकी बदमाशी से, राना सनाउल्लाह का पहले ही वीडियो आ चुका है कि मैं इंतजामिया शुमाइला साहब ये बार बार CCD का हवाला दे रहे हैं मंदोखेल साहब, आप समझते हैं हमारी जेब में। शुमाइला साहब, आप समझती हैं कि बुनियादी तौर पे ये जो इल्ज़ाम है इलेक्शन मैनेजमेंट का और फिर मुहाजिरीन की नशस्तों को मैनेज करने का, इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तजवीज़ है कि कमीशन बना दिया जाए, इलेक्शन का निज़ाम हमारे यहाँ वैसे ही साफ शफाफ होना चाहिए, आप समझती हैं कि इस डायरेक्शन में आप लोग मिलकर कोई काम कर सकते हैं, या आप अभी भी कहेंगी कारकर्दगी की वजह से वोट नहीं पड़ा और यहाँ पर सिर्फ तनकीद कर रहे हैं? देखिए, बात पहले तो हम ये क्लियर कर रहे हैं कि CCD जो है वो इलेक्शन जितवाने और हरवाने के लिए नहीं बनाई गई। वो आपके हैबिचुअल ऑफेंडर्स और जो क्रिमिनल हैं, जो डकैत हैं, डाकू हैं, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां अजीरन कर रखी हैं, ये उनके लिए बनी है, पहली बात। दूसरी बात की तरफ आए तो मैं ये समझती हूँ कि किसी भी कमीशन से पहले अगर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ उठाते हैं तो कमीशन के ऊपर एतराज़ उठाना जो है वो इनके लिए ज़्यादा आसान है। मैं बात को, पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया है, इसकी जो इलेक्शन है उसकी शफाफियत पे हमेशा सवाल उठे हैं। जो हारता है वो कहता है कि धांधली हुई है, जो जीतता है वो कहता है इससे ज़्यादा तो शफाफ, क्रिस्टल क्लियर कोई चीज़ ही नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो सियासी जमातें, जो मेच्योर जमातें जैसे मुस्लिम लीग नून है, हम गिलगित बल्तिस्तान में हारे, हमने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और हमने इनकी जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया। इसी तरह आपको याद होगा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अपनी जब सीट नशस्त को से वो जीत नहीं सके थे, तो उन्होंने जो भी फैक्टर्स और एलिमेंट थे उन्होंने उस पर बात नहीं की। उन्होंने कहा जी मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ लतीफ़ खोसा साहब को। तो मैं ये समझती हूँ कि आज भी इसी स्पिरिट की जरूरत है। ठीक है, तो शुमाइला साहब ये कह रही है मंदोखेल साहब कि अगर वो जीत रहे हैं तो आपके चेयरमैन को चाहिए कॉल करके वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे दें। आप मुबारकबाद ही नहीं दे रहे। देखिए, पहले मैं तो ख्वाजा आसिफ के जो बयान किए बिल्कुल दुरुस्त, इस पर कोई शक नहीं है। तो क्या ख्वाजा आसिफ ने खुद मीडिया पे आके नहीं बताया कि मैंने रात 3 बजे जनरल बाजवा को फ़ोन किया है और सुबह रिजल्ट उसके हक में आ गए? और 37 साल से ये शख्स सियालकोट से हाइब्रिड निज़ाम के तहत जीता हुआ रहा है, मगर कारकर्दगी आपके सामने है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने जीबी इलेक्शन तस्लीम की। नहीं बीबी, आपने तस्लीम नहीं किया। मेरे साथ आपके मुंह में राम राम और बगल में चूरी थी। आपके साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान मेरे साथ एक शो में थे जब एंकर ने उसको बोला कि शहबाज शरीफ ने तो मुबारकबाद की। बोले नहीं, शहबाज शरीफ हमारा सदर थोड़ी है, हमारा सदर तो नवाज है। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हो गया 7 तारीख की शाम को, पहले 2-3 घंटे के अंदर हमारी 9 सीटें थी और मुस्लिम लीग 2, फिर रिजल्ट को जो ना प्रोलॉन्ग कर दिया है। तो जाहिर है एक आपके इल्जामात की फहरिस्त है और इसमें दोनों जमातों को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि आवाम का बुनियादी तौर पे हक है। इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ मैं। मंदोखेल साहब, आप उन्हीं वज़ीर दिफा के साथ, उन्हीं के वज़ीर आज़म को वोट दे के उन्हीं के बजट को आप पास भी करवाते हैं। ज़ाहिर है एक वर्किंग रिलेशन भी होता है, मामलात होते हैं, लेकिन हमें कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मामलात को समझते इसको कंक्लूड भी करना चाहिए। और आई होप एंड विश कि ये ऐसे ही हो क्योंकि ये इतना सादा और आसान नहीं है जितना कि नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया शुमाइला राना साहबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। गोलियां चली, गालियां दी गईं, CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, फायरिंग के साथ बहादुराबाद MKM मरकज़ मैदान जंग बन गया और आखिर में इसको ताले भी लगाने पड़ गए। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर अपने माजी की तरफ लौट रही है या फिर एक नई पार्टी का जन्म होने जा रहा है? गुज़श्ता रात MKM के बहादुराबाद मरकज़ में जश्न आज़ादी की तैयारियों और तंजीम साजी से मुताल्लिक़ एक इजलास जारी था और वहाँ जो कुछ हुआ फिर उसकी किसी को अलबत्ता उम्मीद नहीं थी। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी दोनों वफाकी वज़ीर हैं, एक कन्वीनर हैं MKM के और दूसरी तरफ दूसरे सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं। इन दोनों के ग्रुप्स हैं, इन दोनों के ग्रुप्स के दरमियान तल कलामी हुई और इतनी बढ़ गई कि हाथापाई, पथराव और फिर हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई।
सिंध असम्बली के रुकन एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर को मारा पीटा भी गया है। मुबैना तौर पे मंगला शर्मा और सबीन गौरी जैसी जो ख़वातीन रहनुमा हैं उनसे भी बदतमीज़ी हुई, धक्कम पेल हुई। यही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि कवरेज के लिए मौजूद एक निजी चैनल के कैमरामैन को ज़बरदस्ती यरगमाल बनाकर तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। ये पुरानी MKM भी करती थी। इस झगड़े ने माजी की यादों को डेफिनेटली ताज़ा किया है, जब कराची में ये एक मामूल की बात थी। मगर फिर 2016 में बानी MKM की रियासत मुखालिफ तकरीर के बाद हालात कुछ बदले। कहा गया एक नई MKM है, MKM पाकिस्तान है। उससे पहले मार्च में मुस्तफ़ा कमाल ने PSP बनाई थी। उनका भी नारा यही था कि ये वो MKM नहीं है बल्कि उसकी काट में, उसके मुकाबले में मैदान में उतर रही है। और जो बानी की मुतनाज़ तकरीर थी उसके बाद फारूक सत्तार ने एक अलग ग्रुप बनाया, MKM पाकिस्तान थी। लेकिन फिर जनवरी 2023 आया जब दोनों धड़ों यानी MKM पाकिस्तान और PSP का इंजमाम हो गया, इत्तेहाद हो गया और ये जम हो गई। मकसद ये था कि पार्टी को मुत्तहिद किया जाए, इसको मजबूत बनाया जाए और महाजर वोट जो है उसकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इंजमाम से MKM वाकई मजबूत हुई है या अंदरूनी जो धड़ेबंदियाँ हैं उसने इसे मज़ीद खोखला कर दिया है। एक ऐसे वक्त में ये बहुत इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली कि जब मुत्तहिदा बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम में अपने मुतालबात को पुश करती है। एक ऐसे वक्त में जब ये ख़बरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब और दीगर मुताल्लिक़ा लोग ये कहते हैं कि नए यूनिट्स होने चाहिए, सूबे होने चाहिए और MKM का एक बहुत बड़ा मुतालबा है कराची को लेके, तो MKM में ये इंतशार, ये इख्तलाफ क्यों सामने आ रही है और इससे MKM का मुकदमा कितना कमज़ोर होगा और बाकी इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, सबको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तारिक हबीब साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पे ये अचानक इस वक्त में ये इतना सब कुछ क्यों नज़र आ रहा है? यानी एक पुरानी MKM की भी रमक मिल रही है, वहीं कुछ डॉट्स लंदन के साथ भी कनेक्ट किए जा रहे हैं। ये अचानक क्या हो गया इन तीनों चारों कन्वीनर्स को? जी देखिए, वैसे मामला ये है कि ये जो हम अचानक का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे करना ठीक नहीं है। ये मामलात पहले दिन से ही ख़राब चल रहे हैं। जो यहाँ पे भानुमती का कुंभा जोड़ा गया था, आप ये देखें कि इसमें मुसलसल जो है वो इंतशार ही पैदा होता रहा है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। यानी ना तो ये बाहर कराची की आवाम को कुछ डिलीवर कर सके हैं और ना ही पार्टी के अंदर एक मजबूत पार्टी की सूरत में ये लोग सामने आ चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें कुछ जो है लोग ऐसे हैं जो अभी तक MKM लंदन के तसल्लुत से बाहर नहीं आ सके। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक मखसूस नज़रिए को लेके या एक मखसूस लाइन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे जो इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो अब नफ़रत की हद तक पहुँच चुके हैं और ये एक दूसरे को कबूल करने को ही ये धड़े तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये जो कल एपिसोड हुई है ये बुनियादी तौर पे अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जब से ये MKM बनी थी उसके बाद से ये चीज़ें सामने आ रही थी। आप ये देखें कि एक लीडर यानी खालिद मकबूल सदीकी साहब जो हैं, उनके बारे में कारकुनों को यही नहीं पता कि वो क्या हैं। उनको कभी कन्वीनर कहा जाता है, कभी चेयरमैन कहा जाता है। वो अगर मीरपुर या हैदराबाद के दौरे पे जाते हैं तो फारूक सत्तार साहब कभी लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं, कभी साथ मिल जाते हैं। इसी तरीके से ये जब अपनी सियासत करते हैं बाकी पार्टी से जो है वो साइड पे होते हैं। जैसे जो जरदारी साहब से खालिद मकबूल सदीकी साहब की मुलाकात थी, उसका बाकी पार्टी को हमारे ज़राए के मुताबिक इल्म नहीं था। तो बाकी जो पार्टी है उसके जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से रिएक्शन भी आता है, उनकी तरफ से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाता है। अच्छा, इसमें तारिक साहब बुनियादी तौर पे इस वक्त कौन सा धड़ा दूसरे पर सबकत लिए हुए है, किसकी पजीराई है ग्रास रूट लेवल पे, और दूसरा जो लंदन वाला आप बात कर रहे हैं उसकी पेनिट्रेशन किस हद तक है? यानी वो राब्ता कमेटी में है, वो इन 3-4 बड़े नामों में से भी कोई है जो उनके साथ इंटैक्ट है, राब्ते में है? एग्जैक्टली क्या उस तरफ से इंफॉर्मेशन है? देखिए उबैद भाई, ये आपको मैं एक एक्सक्लूसिव खबर भी दे रहा हूँ कि जो अभी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं हमारे जो साइबर विंग का इदारा है NCCIA उसकी जानिब से, उसमें एक जो MKM के रहनुमा हैं मोहम्मद जाहिद उर्फ जाहिद मंसूरी, उसे गिरफ्तार किया गया था। वो एक पेज चला रहा था जिसपे रियासत मुखालिफ बयानिए को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। उसकी बुनियाद पे उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जो मोबाइल्स बरामद हुए हैं उनको तफसीली तौर पे जो है वो देखा गया है और उसके बाद अब ये हमारे ज़राए बता रहे हैं
कि MKM के मुख्तलिफ रहनुमाओं को इसी इल्ज़ाम में कि वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस थे नोटिस भेजे जा रहे हैं और NCCIA की जानिब से उन्हें तलब किया जा रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बताता है कि जो एक बयानिया माजरत चाहता हूँ, जो एक बयानिया MKM लंदन लेके चल रही थी, वो बयानिया आज भी मौजूद है और कुछ लोग, कुछ लीडरान ऐसे हैं जो उस बयानिए को लेके चल रहे हैं। तो MKM लंदन का असर व रसूख इस मौजूदा क़यादत पे MKM की मौजूद है, और बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो असर व रसूख जो है वो बहुत मजबूत अपना जो है वो एक हल्का अहबाब रखता है। तो ये भी अब यहाँ से एक अगला फितरी सवाल बुनियादी तौर पे तारिक साहब ये उठता है कि अगर MKM लंदन की छाप है या वो राब्ते हैं या वो सारे मामलात इस्टेब्लिश हो रहे हैं या उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है उस पर तो मामलात बड़े क्लियर है ना, क्योंकि वो 2016 में डिसाइड हो गया था कि उस सोच के साथ क्या करना है। तो अगर वो सोच है तो वो तो ज़ाहिर है रहेगी नहीं, पनपेगी नहीं। तो दूसरी तरफ कौन है जिसको इस वक्त आप कह लीजिए कि ग्रीन सिग्नल मिला हो, आशीर्वाद हासिल हो, जो ज़ाहिर है इस सब में से पार हो जाएगा? देखिए, एक तो वह भी मामला ये है कि इस MKM की जो मौजूदा क़यादत है, इसमें से जिसने भी कारकुनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया वो पार हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस क़यादत में सरगर्म कोई किरदार नज़र आता है तो वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का है कि वो जा भी रहे हैं, वो एक्टिव भी हैं, उनके कारकुन उनके साथ अटैच भी हैं और वो जहाँ भी नज़र आते हैं वो अपने कारकुनों के साथ नजर आते हैं। हम इस वक्त सिर्फ बात कर रहे हैं MKM की क़यादत के हवाले से। दूसरी तरफ हम देखें तो सिर्फ कायदीन आपस में मिलके कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई जो है वो इजलास कर रहे होते हैं। वहाँ पे अगर कारकुनों की तादाद देखी जाए तो एक माजी की जो MKM थी जिसकी एक कॉल पर लाखों की तादाद में लोग जमा हो जाते थे, आज वो मामला हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में जारी है, यानी आप देखें कि सिस्टम के हवाले से सवालात उठना शुरू हो गए हैं, नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स बनने की बात हो रही है। ऐसे मौके पे MKM जो के क़यादत है उसका इस वक्त आपस में उलझ जाना और इतना शदीद उलझ जाना कि उनके इख्तलाफात जो हैं वो अब तसादुम की सूरत एक ऐसे वक्त में, यही मेरा अगला सवाल था, आप गुफ्तगू को उस तरफ ले आए हैं कि एक वक्त में जो MKM मांगती है वो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि सिस्टम देने के लिए तैयार नज़र आता है। सिस्टम खुद भी वो मुतालबा कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए या सूबे होने चाहिए। अब तो MKM को मिलकर यक आवाज़ हो के ये मुकदमा अपना मज़ीद जो है वो पेश करना चाहिए कि न सिर्फ नए सूबे बल्कि बल्दियात भी मेक श्योर करें सर, ये हमारा प्रपोजल है। ऐसे वक्त में इस तकसीम से पीपल्स पार्टी या कोलैप्स्ड सिस्टम क्या फ़ायदा उठा लेगा? देखिए, ये जो अभी MKM की तकसीम नज़र आ रही है इससे तो वाज़े तौर पे ये जो कोलैप्स सिस्टम है ये और पीपल्स पार्टी जो है वो बेनिफिशरी नज़र आते हैं। और यही लगता है कि इस तकसीम का जारी रहना पीपल्स पार्टी के फ़ायदे में है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये तकसीम जारी रहे ताकि MKM जो उसका बुनियादी तौर पे मौक़िफ़ है एक कराची को अलहदा सूबा बनाने का, उस मौक़िफ़ की तरफ वो फोकस ना कर सकें। और आप देखें कि अभी तक जो सिचुएशन नज़र आती है उसमें जो है वो यही नज़र आ रहा है कि सिस्टम कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सिस्टम जिस पे एतराज़ात उठ रहे हैं, जिस पे सवालात उठ रहे हैं, वो इस तरीके से कि MKM की क़यादत तो आपस में उबैद भी उलझी हुई है। लेकिन एक और चीज़ जो है वो ये नज़र आती है कि जो MKM के जिम्मेदारान हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो वुज़रा हैं, जो इनके MPAs हैं, MNAs हैं, वो हमें उस तरीके से जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आते। 1 बाय 1 नाम लेने लगे तो एक लंबी फहरिस्त सामने आ जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ अरसे के दौरान MKM की जो भी सरगर्मियाँ हुई हैं इसमें जो है वो ख्वाजा इज़ारुल हसन हो गए, फैसल सब्ज़वारी हो गए, ये हमें उस तरीके से इनके चेहरे नज़र नहीं आए जिस तरीके से पहले नज़र आते थे। ऐसा लगता है और ये जो रहनुमा है, बुनियादी तौर पे ये लगता है कि बहुत सारे लोग दूर हुए, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेस भी हासिल किया, उन सबको एक जगह लाने की, यानी जो हाइपर एक्टिव है उनको भी और जो बस आप कह लीजिए कि जा चुके हैं उनको भी बुलाकर एक जगह जमा करना। बल्कि क्या पता फारूक सत्तार साहब इन लोगों को जमा करके अपने मखसूस अंदाज में कोई शेर ही सुना दें। वो क्या है कि अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अंगार में बढ़ जाओगे। खैर तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। एक दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दूसरी जंग अजीम के लेवल की तबाहकुन बमबारी की धमकी दी और दूसरे दिन मुज़ाकरात जारी होने का बयान भी दाग दिया। धमकी मुज़ाकरात जारी होने के बयान में आखिर कैसे बदल गई? क्या ईरान ने कोई ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका हमले मौखर करने पर मजबूर हो गया?
ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन डेफिनेटली इन सवालों के जवाब ये दोनों फरीक ही जानते हैं और वो लोग के जिनसे इनके टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर जंग बल्कि, क्योंकि इस महकमे का नाम ही तब्दील कर दिया गया, पीट हेग्सेथ ये कहते हैं कि ईरान पर इतनी शदीद बमबारी करने का हमारा मंसूबा था, अमरीका का मंसूबा था, जो दुनिया ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कभी नहीं देखी होगी। लेकिन इस क़यामत ख़ेज़ ऐलान के ठीक एक दिन बाद अमरीकी सदर ने हमले मौखर करने का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि पस मंज़र में तेज़ तरीन राबते चल रहे थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ को फ़ोन किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा, इराक़ी वज़ीर ख़ारजा से भी उनके टेलीफोनिक राब्ते हुए। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर अहम तरीन गुफ्तगू हुई। शहज़ादा सलमान ने GCC का मुत्तफ़िक़ा और वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया कि अगर ये जंग छिड़ती है या इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है, इसकी हिद्दत शिद्दत को बढ़ाया जाता है, तो नताइज माज़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ और हौलनाक होंगे। इसी सिफारती हलचल की वजह से सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात फिर से शुरू हो रहे हैं और मुआहिदा तय पाना भी मुमकिन है। जबकि जो ईरानी तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक़ाई, वो ये कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में अमरीका शरीक नहीं है और अमरीका के साथ ईरान की कोई बातचीत डायरेक्टली नहीं हो रही, ऑल्दो कि इनडायरेक्ट जो मुज़ाकरात हैं वो बताया जाता है कि दोनों फ़रीक़ इस पर आमादा भी हैं। अब सवाल यह है कि धमकियों के बीच मुज़ाकरात की कामयाबी कैसे मुमकिन है? एतमाद का दोनों तरफ ही शदीद फ़ुक़दान है, इसलिए मुज़ाकरात डेफिनेटली सालिसों के ज़रिए हो रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हो रहे। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और कतरी हुकाम अपने खुसूसी एलची भेज रहे हैं ताकि इस बातचीत को जल्द अज जल्द आगे भी बढ़ाया जा सके। इस वक्त यूँ लगता है कि तेहरान को अमरीका पर नफ्सियाती बरतरी हासिल है। ईरानी ये समझ चुके हैं कि ट्रंप की धमकियाँ अक्सर फ़ौरी अमली शक्ल तो इख्तियार नहीं करती, लेकिन मस्बत पेशरफ्त इस सब के बीच में भी यह है कि मुज़ाकरात की खबर से आलमी मंडी को कुछ सुकून मिला है और ख़ाम तेल की जो कीमतें हैं वो फ़ी बैरल $4 से ज़ायद गिरी हैं। उधर बाबुल मंदब में भी ट्रैफिक रमा दवा है। मैरी टाइम डाटा के मुताबिक 20 जुलाई से अब तक चीन से मुंसलिक 22 तजारती जहाज़ बाबुल मंदब से महफूज तरीके से गुजर चुके हैं। जबकि जो माशी इस्तेहकाम के लिए ओपेक प्लस के 7 रुकन ममालिक हैं, उन्होंने सितंबर से रोज़ाना तकरीबन 1,88,000 बैरल पैदावार बढ़ाने का भी फ़ैसला किया। लेकिन सब अच्छा भी है और सब वहीं साथ ही साथ ख़तरनाक भी है, खौफनाक भी है। मशरिक़ वस्ता की अगर हम बात करें तो कशीदगी वैसी की वैसी जारी है। तो अगले साल के वक्त से पहले अगर ये कशीदगी यूँ ही जारी रहती है, आबना हुर्मुज़ नहीं खुलती, तो बरतानिया कहता है कि बुनियादी हमारी मईशत जो है वो सुकड़ जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। और सिर्फ बरतानिया नहीं बल्कि दुनिया भर की मईशतें डेफिनेटली आप देख रहे हैं जंग के आगाज़ से अब तक उनका क्या हाल है। और अगर ये जंग मज़ीद जारी रहती है तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट आएगा, क्या तरक्की याफ्ता ममालिक हों, क्या तरक्की पजीर ममालिक हों। लेकिन मुज़ाकरात के फ्रंट पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है और जो राब्ते हुए, जो हंगामी फ़ोन कॉल्स थी, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बुनियादी तौर पे वो दूसरी जंग अज़ीम जैसी बमबारी होगी और फिर तहबाला कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे, पावर प्लांट्स ख़त्म कर देंगे, वहाँ से फिर दोबारा मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। और वो मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स हैं जो अमरीकी सदर ने भी की हैं उनको आई हैं, या इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो की हैं, एग्जैक्टली क्या मैसेजेस फ्लोट हुए और क्या टेम्परेचर था जो अचानक हालात, जज्बात सब कुछ बदल गया? देखिए उबैद, ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें लास्ट मिनट पे परसों जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि आप हमने ये रोक दें, अभी ना करें। कहा जा रहा है कि UAE, कतर और बाकी ममालिक जो है ना, उन्होंने भी ये कहा है कि इस स्टेज पर यह मत करें। और ज़्यादा ख़तरा अब यह है कि जो धमकी दी है हुसीज़ ने, वो जो अरामको के बाद मैं नाम भूल जाता हूँ, दूसरी उनकी जो ज़खायर हैं, वो कहा जा रहा है कि वो 75 से 83 बिलियन बैरल के जो सऊदी ज़खायर जहाँ पे पड़े हुए तेल के, वो कहते हैं कि वहाँ पे हमले करेंगे। और कहा जाता है कि उनके लिए इतना शायद मुश्किल नहीं होगा। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट तो मैं आपको अभी आने से पहले जो बता सकता हूँ कि अपना एक दफ़ा फिर बाकायदा तौर पर ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अगले हफ्ते ये बातचीत हो सकती है। यही बात अमेरिकन को कन्वे कर दी गई है। कल के फॉक्स का इंटरव्यू जो है मार्को रूबियो का, उसने भी बड़ा दावा किया है कि ईरान इस वक्त बातचीत के लिए तैयार है। अब दो चीज़ों पे बड़ा काम हो रहा है। एक तो आप नए हुर्मुज़ पे आपने देखा होगा, ख़बरें भी आई हैं कि ईरान के साथ ओमान का कोई मादा हो गया है या होने के करीब है। दोनों उसको कह रहे हैं कि जी ये 7 नए रूट्स खोले जाएंगे, नॉर्दर्न और साउदर्न रूट नहीं होगा, कोई तीसरा रूट या चौथा रूट निकाला जाएगा। इस पर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान को कि कहीं फिर हमारी जिसको कहते हैं हजारादरी ख़त्म हो जाएगी। कहा जा रहा है इस पर भी काम हो रहा है। दूसरा है कि बाबुल मंदब में बंद होने के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसको रोकने के लिए एक जो सऊदी अरब ने प्लान किया है, मेरी इत्तला ये है कि इस दफ़ा सऊदी अरब ने एक दफ़ा तो हिस्सा ले लिया है। अब बाकायदा सऊदी अरब तैयार है
कि अगर हुसीज़ के हमले होते हैं और ये बाबल मंदम बंद रहता है और ये रेड सी को रोकते हैं और फिर उनके लिए मुश्किल होगी नहर सुएज़ से लेके जाएं अपने जहाज़ों को तेल के लिए, तो कहा जा रहा है इसकी बड़ी भरपूर मैरीटाइम में एक बड़ी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। और मुझे कहने में कोई आर नहीं है बावैद कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान ने इन सो मेनी वर्ड ये कन्वे कर दिया ईरान को कि भाई एनफ इज़ एनफ, एक हद तक तो ये सब कुछ हो सकता है, उसके बाद हमारे लिए मुश्किल होगा। एक बात पाकिस्तान जो करना मेरी इत्तला है कन्विंस करने में कामयाब हो गया है सऊदी अरब को, यूएई को, कतर को कि भाई ये जो एक एंटी ईरान एक महाज अमेरिका बनाना चाह रहा है वो कहते हैं अभी नहीं बनाएं। ये बनाने से तो फिर एक दफ़ा फिर अजम और अरब की लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो अब तक एफर्ट हुए हैं उसको सबको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अभी आप देख लें इसके बाद जो अमेरिकन के लिए मुश्किल होगी है, 2 बड़े सर्वे आए हैं जिसको बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है बहुत नेगेटिव हैं। अब तकरीबन 70 से 80% जो है ना लोग इस जंग के खिलाफ हैं। वो तो जाहिर है, लेकिन वो उन सर्विस की फिक्र कहाँ। मुझे एक चीज़ आपसे और पूछनी है। आपने वो जो बहरी मश्क का हवाला दिया और कहा कि शायद पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन जाए, इस सिलसिले में एक दावा हुआ है या एक आप कह लीजिए कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान या सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ये मैसेज दिया गया है, ये पैगाम दिया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की ख़राबी नहीं चाहते या लड़ाई नहीं चाहते। तो ये जो पाकिस्तान शिरकत कर रहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त शरीक है, बॉर्डर्स पे मौजूद है, ये जो उनको मैसेज मिला उसके मुताबिक, तो ये ना करें। वो कि ईरानी सफ़ीर का जो मैसेज है कि K2 से बुलंद हमारे ताल्लुकात हैं, वो इसकी नफ़ी करते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा कोई मैसेज फ्लोट हुआ है और क्या एग्जैक्टली जो उस मैसेज में अगर वो क्लेम कर रहे हैं वैसा कुछ हो रहा है? हम एग्जैक्टली अभी बॉर्डर्स पर हैं सऊदी फोर्सेस के साथ? देखिए, जो क्लेम किया जा सकता है जिसके बारे में हम वेरीफाई कर सकते हैं वो है वो मोहसिन नकवी साहब का। राजा साहब की बात को मेरा ख्याल है मैं इतना उन्होंने भी डायरेक्टली नहीं कहा, उनके तर्जुमान ने उनकी तरफ से आया। हाँ, तर्जुमान ने कहा है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ये बड़ा एक सेंसिटिव मसला है, शिया सुन्नी वाला मामला, लिहाजा वो किसी लीडर को इस हवाले से इन्वॉल्व नहीं करने चाहते ईरानी। हाँ, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि मोहसिन नकवी के ज़रिए ये सारी बातें हुई हैं और मोहसिन नकवी साहब ने कहा जाता है कि फील्ड मार्शल को ब्रीफ किया और फील्ड मार्शल साहब की अगले दिन कहा जाता है कि रात को बात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जिसमें कहा गया था कि जी आपके लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए MOU की तरफ वापस आ जाना, बैठ जाना ही ये बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ तो जो खबरें आ गई हैं आप देख लें, OPEC प्लस ने जो कह दिया कि तेल कहाँ से कहाँ जाएगा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, इसको रोक लें। एक बात मैं बताना चाहता हूँ उबैद, देखिए 2 नई किताबें जो आई हैं ना उसके रिव्यू पढ़ें। एक तो किताब है जो रजीम चेंज है और दूसरे का नाम है बिट्रेट, बड़ी महंगी है लेकिन मुझे चाहिए कि मैं ख़रीद लूँगा। दोनों वो कह रहे हैं कि इस जंग से अमेरिका वीक भी हुआ है और अकेला हो गया है। साथ तो ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना उन्होंने अपनी गलत पॉलिसी की वजह से अपना सॉफ्ट इमेज को ख़राब किया और अमेरिकन फ़ौज को पोलिटिसाइज़ कर दिया। ये बड़ी बहस हो रही है जितने बड़े डिफेंस के थिंक टैंक है कि ये मामला किधर जा रहा है। अब एक तरफ तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप धमकी भी देते हैं, फिर साथ ही कहते हैं जी बातचीत के लिए भी तैयार है। एक बात और मैं बता सकता हूँ कि जो बहुत सही खबर है वो ये है उबैद के पाकिस्तान को ईरान ने बाकायदा तौर पर कहा है, क्योंकि ये अमेरिकन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जी इस दफ़ा हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी न्यूक्लियर साइट पे तो जाए ना जाएं, लेकिन वो ऑल इन आएंगे। हाँ, मुझे ये बताएं आप अगले पीर से मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, ये तो पाकिस्तान को मैसेज दिया गया है कि वे रेडी कि नेक्स्ट वीक से आप शुरू करें। अभी देखें आज पहला दिन है इस हफ्ते का, अब देखते हैं कि इस दौरान तेजी के साथ सफारतकारी देखिए पाते हैं क्या कुछ नतीजा निकलता है। लेकिन अमेरिकन भी लगता है कि इस दफ़ा मूड में है कि मामलात को किसी तरह ठीक है, चले देख लेते हैं उनका मूड आइंदा आने वाले दिनों में मजीद खुलेगा भी, संभलेगा भी, नज़र भी आ जाएगा। एंड वी होप एंड प्रे कि जी ये लड़ाई ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि दुनिया की मईशतों पर इसका खासा असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाम साहब, थैंक। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।